हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का 2019। तो आज जो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे 2019 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था आपका बिहार बोर्ड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर के चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। क्या होगा? बल आघूर्ण का मान। तो याद करो, हम सिखाए थे बल आघूर्ण यानी टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोला है ऑप्शन में, तो ए नंबर में ही है। क्लियर है? चलो सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है। बोल रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। सुनना, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है अगर आप उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख भी दीजिएगा तो उसमें कुछ भी जरा सा भी हिलेगा डोलेगा नहीं, यानी वो स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर। तो वही बोल रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। क्लियर है? अब चलो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डील करवाए लेकिन फिर भी देखते हैं। बोल रहा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो सुनो, आवेश का होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है, याद करो, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी क्यू बाय ए। इसका मात्रक का बात करें, चार्ज का कूलम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया इसका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है ऑप्शन में, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ए नंबर में ही। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एन अपवर्तनांक कितना? एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? न्यूनतम विचलन कौन होता है? सुनो, आपको हम सिखाए थे विचलन कौन, यानी डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यह म्यू मतलब अपवर्तनांक को म्यू नहीं बोल के क्या बोल दिया गया? एन। एन को ही अपवर्तनांक लिया गया है, तो क्या हम नहीं लिख सकते एन माइनस 1 इंटू ए? एन माइनस 1 इंटू ए है ऑप्शन, तो बी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। यानी सोचो कोई भी एक रेडियो सक्रिय तत्व था, उसमें 100 नाभिक सक्रिय था, तो बोल रहा है कुछ समय बाद ये आधा बचा यानी 50 तो बचा, तो वो समय क्या कहलाएगा? तो सिंपल से उसको कहते हैं अर्ध आयु काल। याद करो, उसको टी हाफ से सूचित करते थे, यानी अर्ध आयु काल कहते थे ऑप्शन में, अर्ध आयु बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्लस 10 माइक्रोन कूलम एवं माइनस 10 माइक्रोन कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। कहां पर रखें? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? देखो, तो याद करो विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर फॉर्मूला था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R, ये था फॉर्मूला। अब चलो रखते चलते हैं वैल्यू वो सबका। तो बोलो माइनस इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ हो गया। Q1 यानी आवेश कितना दिया? प्लस 10 माइक्रोन कूलम। और याद रखना ये जो विद्युत स्थिर जो ये अदिश राशि है। और याद करो हम एक ट्रिक सिखाए थे, यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो प्लस माइनस जरूर लगाना। क्लियर है? यानी ये जो प्लस है तो प्लस लेंगे, तो प्लस 10 माइक्रोन कूलम, माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। दूसरा है माइनस कितना? 10 माइक्रोन कूलम यानी -10 × 10⁻⁶ कूलम बटे R मतलब दूरी कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कीजिएगा, 40 × 10⁻⁻² हो जाएगा। अब चलो कटाना स्टार्ट कर दो। 0 से 0 गया और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और इसको इससे कटा देंगे तो 10⁻⁻⁴। देखते हैं कितना हो गया। तो माइनस प्लस हो गया, तो ये तो प्लस, अब माइनस लिखने की कोई जरूरी नहीं। 9 बचे 45 बटे 2 गुना 10 पर पावर कितना है? -4 -100, -4 -100 हो गया -10। कितना हो गया? -10। और ये 10 पर पावर 9 है, तो इसको इंटू करेंगे 10⁻⁻1
अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, 22.5 गुने 10 पर पावर -1, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.25 जूल है ऑप्शन में, 2.25 जूल। तो ये लो ए नंबर, क्लियर है। अब बोल रहा है सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, याद करो पिछला, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉरी मॉडल सेट पढ़ाए तो उसी दिन इसको क्लियर कर दिए थे। काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है, काली, डार्क लाइन, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आयाम मॉड्यूलन में इसका वैल्यू कितना होता है। तो याद करो आयाम मॉड्यूलन में जो है इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 से 1 के बीच, कितना, 0 से 1 के बीच, क्लियर है। आगे जाते हैं, बोल रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति, ठीक है। तो याद करो पावर बराबर हम पढ़ाए थे v²/r, v²/r, बोलो है ऑप्शन सी नंबर। आगे जाते हैं, बोल रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी, यानी दोनों लेंस का शक्ति दे दिया, दोनों को बोल रहा संपर्कित, यानी दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद उसका फोकस दूरी क्या होगा, निकालना है। तो सबसे पहले बाबू इसका क्या करो, आप इसका समतुल्य शक्ति निकालो। तो शक्ति बराबर हम क्या सिखाए थे, P1 + P2, P1 + P2, चलो कर दो। P1 कितना, -15 डायोप्टर, जोड़ P2 कितना बोलो बाबू, +5 डायोप्टर, तो दोनों जोड़ोगे तो आ जाएगा -10 डायोप्टर, कितना, -10 डायोप्टर। तो हमको फोकस दूरी चाहिए, तो याद करो शक्ति बराबर था 100/F, शक्ति बराबर था 100/F, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 100/शक्ति, यानी इसको इधर लेगा, इसको इधर, तो चलो कर दो 100/P, शक्ति कितना आया है, -10 डायोप्टर, तो यहाँ रखेंगे -10, तो कटा देंगे तो आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, है ऑप्शन में -10 सेंटीमीटर, तो बी नंबर। अब चलो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दृष्टि दोष को, सॉरी बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है तो एस्टिग्मेटिज्म। याद करो बेलनाकार लेंस जिसको यूज करते हैं वो किसको, एस्टिग्मेटिज्म में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहे किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा, Q/ε0। क्यों, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, याद करो ये गॉस थ्योरम का कहना था किसी बंद सतह के अंदर रखा आवेश सतह 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है फ्लक्स। तो आवेश कितना था, Q × 1/ε0 करेंगे तो Q/ε0, और वैसे भी हम इसको पढ़ा चुके हैं मॉडल सेट वाला में। अब चलिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि एक चुंबकीय सुई दोलन आवृत्ति n हो तो, सुनना, दोलन की जो आवृत्ति होती है n वो समानुपाती होती है किसके, तो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो होता है उसके क्या, रूट के, स्क्वायर रूट के। तो सोचो ये ऑप्शन है कहीं, नहीं है, तो एक काम करो इस रूट को इधर लाओगे तो हो जाएगा n² समानुपाती BH, यानी इसको इधर ले आए, स्क्वायर हो गया, है ऑप्शन में, तो बी नंबर। अब 15 नंबर बोल रहा प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण, उसका रंग का कारण है उसका क्या, आवृत्ति, वेग, कला, आयाम, ठीक है। इसका रंग का क्या कारण है, तो इसका रंग का कारण हम आवृत्ति बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आवृत्ति बदलेगा तो ऊर्जा बदल जाएगा, और ऊर्जा बदलेगा तो रंग बदल जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर आ गया ए। अब चलो ध्यान से देखो, बोल रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होगी, कैसा स्रोत, बिंदु स्रोत। तो हम सिखाए थे, याद करो अगर कोई बिंदु स्रोत हो यानी पॉइंट सोर्स हो तो उसका जो तरंगाग्र होगा कैसा होगा, गोलाकार, कैसा होगा, गोलाकार, है ऑप्शन गोलाकार, ए नंबर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 60 वाट और 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, किसमें, श्रेणी क्रम में है, तो सम्मिलित शक्ति होगी, सम्मिलित शक्ति होगी। तो कैसे निकालना, सुनो, दोनों को शक्ति को पहले यानी P1 × P2 करो बाय P1 + P2 करो, ठीक है। चलो रख दो, P1 कितना है 60 गुने P2 कितना है 40,
P1 कितना 60 प्लस P2 कितना है 40, गुना करो 2400 बटे 100 कट गया यानी 24 वाट है। ऑप्शन में देखते हैं, है डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं तो बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर याद करो हम सिखाए थे। जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमको प्राथमिक कुंडली में फेरोक संख्या कम लेना होता है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरोक संख्या ज्यादा लेना होगा, तब ना बढ़ जाएगा वोल्टेज। तो सोचो ये N1 है और ये N2 है, ज्यादा फेरोक संख्या किस में N2 में, तो होना चाहिए क्या N1 कम होना चाहिए N2 अधिक होना चाहिए। क्लियर है ऑप्शन N2 अधिक है N1 से, बी नंबर। अब बोल रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। सिंपल सा बात है, ताप अगर बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा और प्रतिरोध घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी घटेगा, यानी आंसर इसका सी, सॉरी बी। अब चलिए देखते हैं, बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो सुनो विद्युत द्विध्रुव दे दिया गया है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है और इसका निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब कौन विषुवतीय, और यहाँ पर एक बिंदु है तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा 0। याद करो किसी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा पर या निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान कितना 0 होता है, आंसर डी। अब चलो यहाँ देखो, बोल रहा है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। क्या होता है शक्ति गुणांक, सुनना। अगर LR परिपथ, सबसे पहले इस चीज को समझिए, LR परिपथ है तो उसका अगर हम बनाएं, याद करो इसका अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा R, इधर हो जाता है XL और ये हो जाता है Z, ये क्या होता है Z, और इसके बीच जो कोण बनता है ये इसी कहते हैं फाई। क्या कहते हैं फाई। और शक्ति गुणांक बराबर होता है कॉस फाई, शक्ति गुणांक बराबर होता है कॉस फाई, यानी हमको कॉस फाई का वैल्यू चाहिए। किसका कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर होगा b बाय एच, जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेनस यानी r बाय जेड। जेड ऑप्शन में है नहीं है, तो जेड कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, r बाय जेड का मान यानी कर्ण है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे निकल जाएगा जेड। तो जेड के जगह लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी एल ओमेगा का स्क्वायर। है ऑप्शन में कहीं देखो ये, सॉरी क्या हम भी टिक के r बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये बी नंबर। क्लियर है, आ गया। अब चलो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना दे दिया 1.5 को पानी में कितना 1.33 अपवर्तनांक है पानी का में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार करता है। सुनिए ध्यान से, अगर हम किसी लेंस को उसका जितना अपवर्तनांक है उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर डाल देंगे तब तो वो किसके तरह होगा, अगर उत्तल रहेगा तो वो अवतल के तरह कार्य करेगा। किसके तरह, अवतल के तरह। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ उत्तल लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है और पानी का कम है, यानी जिस माध्यम में डाला है तो कम है, इसलिए यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। उत्तल है तो उत्तल के ही तरह व्यवहार करेगा, यानी ए नंबर। अब देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो याद करो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा हम सिखाए थे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के समांतर। है ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। याद करो प्रतिरोध एमीटर का जितना कम उतना बढ़िया, तो आदर्श एमीटर है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा 0। ये क्वेश्चन भी देखें, बोल रहा है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो याद करो आवर्धन क्षमता क्या था -FO बटे FE। है ऑप्शन में, तो ए नंबर। अब चलो देखो क्या बोल रहा है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होती है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होती है वो चीज जानना है। डायनेमो यानी जनरेटर, और जनरेटर याद करो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अब चलो देखो
बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई तथा वोल्टेज के बीच कालांतर फाय, धारा कितना आई और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना फाय हो तो वाटहीन घटक होगा। तो धारा का कौन घटक होगा? वाटहीन। याद करो हम सिखाए थे, ये आपका विद्युत वाहक बल और ये है करंट और इसके बीच कितना है कालांतर फाय। इसका हम दो घटक किए थे, याद करो। एक हम इधर घटक जो किए थे, इस घटक को बोले थे आई कॉस फाय, और एक घटक जो इधर किए थे, याद करो, इस घटक को हम बोले थे आई साइन फाय। तो ये जो आई साइन फाय था यही कार्यहीन था। कैसा था? कार्यहीन, यानी इसके कारण शक्ति जीरो होता है। तो हमको बोल रहा है यहाँ क्या? वाटहीन। वाटहीन मतलब कार्यहीन, जिसके कारण कार्य नहीं होगा। किसके कारण नहीं होगा? तो इसके कारण नहीं होगा, आई साइन फाय के कारण, यानी आंसर चला गया सी। अब चलिए देखिए, बोल रहा है स्थिर विभवांतर पर, क्या स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है, तो उसकी उष्मा का मान होगा, उत्पन्न कितना उष्मा होगा। सुनो, विद्युत परिपथ में उत्पन्न जो उष्मा होता है H, वो बराबर होता है V²/R×T। ये है फॉर्मूला। लेकिन क्या बोल रहा है? स्थिर विभवांतर पर, यानी जो विभवांतर है ये स्थिर है, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो सोचो ये स्थिर है, टाइम कुछ नहीं बोल रहा है, यानी वो भी स्थिर है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं H व्युत्क्रमानुपाती R। ये हो गया। और क्या बोल रहा है? इसका प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। तो सोचो जरा सा, H व्युत्क्रमानुपाती इसको आधा कर दिया जाए N/2, तो बोलो ये ऊपर चल जाएगा 2/R, यानी कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था इतना, लेकिन हो गया कितना? इतना, यानी इसका दोगुना हो गया, यानी आंसर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अब चलिए देखते हैं, बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान का अनुपात होगा। यानी वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS और शिखर मान यानी I0, इस दोनों का अनुपात कितना होगा? तो याद करो, वर्ग माध्य मूल मान जो होता है IRMS, इसका वैल्यू होता है I0/√2 बटे कितना है बोलो तो I0 से I0 कट गया, तो इसका आंसर 1/√2 है ऑप्शन में बी नंबर। अब चलिए देखिए क्या बोल रहा है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो याद करो, ऊर्जा बराबर क्या सिखाते हैं? Sc/λ। देखो है ऑप्शन Sc/λ, बी नंबर। चलो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बताया, इसको बताया नहीं बताया आपसे बन ही जाएगा, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। बोल रहे एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितना धारा? 1 एम्पियर। और यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, तो प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो याद करो हम सिखाए थे I बराबर पढ़ाए थे Q/T। I बराबर Q की जगह हम NE/T भी लिख सकते हैं। तो हमसे N पूछ रहा है, तो N बराबर कितना होगा? I×T/E। I×T/E, इसको इधर लेगा, इसको इधर ले I यानी करंट कितना चल रहा है? 1 एम्पियर। टाइम कितना दिया? प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड टाइम दे दिया 1 सेकंड। और E का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देखना, इसका आएगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, यानी इसका आंसर चला गया बी। कितना चला गया? बी। अब 32 नंबर देख रहे हैं, बोल रहा है 100 वोल्ट, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो। कितना जूल हो? 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता होगी, इसकी धारिता होगी। चलो देखते हैं। यानी हमको विभवांतर दे दिया, वोल्टेज दे दिया कितना? 100 वोल्ट, और ऊर्जा दे दिया 1 जूल, और धारिता पूछ रहा है। तो याद करो आप पढ़े थे ऊर्जा U बराबर ½ CV²। तो हमसे धारिता पूछ रहा है, C पूछ रहा, C बराबर कितना होगा? 2U/V², यही होगा। तो चलो रख दो 2U मतलब ऊर्जा कितना है? 1 जूल बाय V², वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2 × 1 2 बाय 100 का स्क्वायर यानी 10,000। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/10,000 को लिख सकते हैं 10⁻⁴। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 × 10⁻⁴ फराड, 2 × 10⁻⁴ फराड। ये रहा बी नंबर सही। अब चलो यहाँ देखते हैं,
बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। याद करो हम पढ़ा दिए थे मॉडल सेट में, नमन कोण ध्रुव पर कितना होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। हो गया। अब चलो ये देखो, बोल रहा है NaND गेट। कौन गेट? NaND गेट। NaND गेट का बुलियन व्यंजक है, बुलियन व्यंजक है, यानी इसका कौन है? तो देखो NaND गेट का हम बोले थे y बराबर NaND गेट यानी एंड गेट का जस्ट उल्टा। तो एंड गेट में होता है A डॉट बी, A डॉट बी, तो NaND गेट में उसको बार लग जाएगा, तो A डॉट बी के ऊपर बार है ऑप्शन में डी नंबर। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। कितना है? 245 मीटर है। तो जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, कितना दूरी तक पहुंचेगा? तो सुनो, जो दूरी पहुंचता है वो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √2RH। ये फॉर्मूला होता है। टावर के कारण जो कोई भी टावर है वो कितना दूरी तक उसका प्रसारण होगा यानी सिग्नल जाएगा, उसका दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला √2RH/g। तो देखो √2R मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10⁶ और h मतलब हाइट, हाइट कितना दे दिया? 245 मीटर। अब गुना करो, इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है? तो कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो किस स्पीड में करना हमको। तो मेरा आ गया 2 इंटू 6.4 इंटू 245, तो इसका है 3136 गुने 10 पर पावर 6। अब 3136 का रूट करके देखते हैं बाबू। तो 3136 का रूट, तो √3136 अगर करें तो इसका रूट आता है 56 गुने 10 पर पावर 6 का रूट करेंगे 10 पर पावर 3 मीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 56 10 पर पावर 3 मीटर को किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर है ऑप्शन में। तो आंसर गया सी नंबर। तो इसी के साथ हम लोग का आज का, ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो गया। अगला दिन मिलते हैं 2020 का क्वेश्चन बैंक लेकर के। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।